भाई ये बस एक फैन मेड रिकैप है, कोई सीन चुराने का या ओरिजिनल क्रिएटर्स के राइट्स पे हाथ डालने का इरादा नहीं है। जो भी एनिम क्लिप्स, म्यूजिक या कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, सबका मालिक असली वाले हाई है। तो चिल मारो और अगर पसंद आए तो ऑफिशियल वाले को जरूर सपोर्ट करो। सोमा एक पूरा का पूरा नर्ड है जिसके पास कोई भी नहीं है, जिसे राजा द्वारा एक जादुई दुनिया में ले जाया जाता है जो उसे बलिदान करना चाहता है ताकि उसका राज्य बच सके। सोमा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, अपनी जान बचाता है, नया राजा बनता है, राजकुमारी से शादी करता है, हरम शुरू करता है और युद्ध रोकने की कोशिश करता है। सोमा एक नर्ड है जो अपने दादा के साथ आधुनिक जापान में रहता है और योजना बनाने में यथार्थवादी है। ये लड़का हमेशा लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में था, वह शेल्फ से एक किताब लेने गया और तभी अचानक उसके ऊपर एक तेज रोशनी दिखाई दी। वह इस घटना से स्पष्ट रूप से भ्रमित लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह इसके अंदर खींच लिया गया और अगले ही पल वह पूरी तरह से अज्ञात भूमि में आकाश से गिर रहा था। वह बहुत डरा हुआ है, सोच रहा है कि वह मर जाएगा, लेकिन हैरानी की बात है कि वह बिना चोट के धीरे से जमीन पर उतरता है। उसने चक्कर को झटक दिया और देखा कि वह पहने हुए आकृतियों से घिरा हुआ है जो उसे ध्यान से देख रही है। यह उसे डराता है, लेकिन वह बहादुरी दिखाता है और दिखावा करता है कि वह स्थिति को संभाल रहा है। फुट वाले लोग उसे एक अदालत जैसी जगह ले जाते हैं। वह देखता है और लोगों को भी वर्दी में देखता है। कुछ तो पुरुष भी नहीं है, बल्कि जानवरों और इंसानों का मिश्रण लगते हैं। राजा जो अब तक सिंहासन पर था उठता है और उसका स्वागत करता है। सोमा को नायक कहता है, जिसे वह भ्रमित होता है। राजा उसे धन्यवाद देता है, लेकिन इससे सोमा नाराज हो जाता है क्योंकि उसे कोई बुलावा नहीं दिया था और उसे खींचकर यहाँ लाया गया था। राजा चौंक जाता है और कहता है कि उन पर गुस्सा न हो क्योंकि उनके पास स्पष्टीकरण है। वह समझाता है कि वह वर्तमान में एक ऐसी दुनिया में है जहाँ जादूगरनी और जादूगर और शूरवीर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। हालांकि कुछ समय पहले उनके महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में एक छोटा शून्य खुला और अचानक उसमें से राक्षसों की भीड़ बाहर आने लगी। तभी आसपास के राज्य अपनी ताकत को मिलाकर राक्षसों के खिलाफ लड़ने लगे, लेकिन ऐसा लगता है कि राक्षस अनगिनत हैं और चाहे जितने भी मारे जाएं, वे तुरंत ही बदल जाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि उनके राज्य के पास असीमित जनशक्ति नहीं है और इसलिए वे ऐसी हारने वाली लड़ाई को जारी नहीं रख सकते। सोमा राजा की ओर देखा और उसे बताता है कि वह राक्षसों के खिलाफ लड़ाई नहीं करेगा। राजा शर्मिंदा लगता है तो उसके एक मंत्री आगे आते हैं और उससे समझाते हैं कि एक राज्य जिसे अराजकता साम्राज्य के नाम से जाना जाता है वह सबसे मजबूत है और वे लगातार उनसे आर्थिक सहायता मांग रहे हैं और अगर वे सहायता नहीं देते हैं तो साम्राज्य ने उन्हें युद्ध की धमकी दी है। सोमा मंत्री से पूछता है कि वह इसमें कैसे फंसा है और मंत्री शर्मिंदा होकर नीचे देखता है और बताता है कि उन्होंने एक हीरो को बुलाने का फैसला किया है और उसे साम्राज्य को सौंप देंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। सोमा हैरान है और राजा की ओर देखता है जो शर्मिंदा दिखता है। वह राजा से पूछता है कि क्या ये योजना थी कि उसके राज्य में एक हीरो को बुलाया जाए और वह गंभीरता से सिर हिलाता है। सोमा सोचने लगता है कि वह इस स्थिति से कैसे बच सकता है और उससे एहसास होता है कि यहाँ से भागने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि उसे आसानी से पकड़ लिया जाएगा और ये उसके लिए परेशानी भरा हो सकता है। वो तय करता है कि वह इस स्थिति को तार्किक और वास्तविक रूप से संभालेगा। वह राजा की ओर देखा है और उसे पूछता है कि क्या उसे पता है कि जब वो उसे कैओस एम्पायर को सौंप देगा तो उसके साथ क्या होगा। राजा सिर हिलाता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा, जो निश्चित रूप से सोमा को सुनना नहीं था। वो उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि जब उसे उनके हवाले किया जाएगा तो वह सुरक्षित रहेगा या वे उसे तुरंत मार देंगे। इस सवाल का जवाब नहीं देते, जिससे उसे एहसास होता है कि वह किस्मत पर निर्भर नहीं रह सकता और खुद ही मामला संभालने का फैसला करता है। वह राजा की ओर देखता है और उससे पूछता है कि इस राज्य में आखिरी बार कब कोई हीरो बुलाया गया था और मंत्री जवाब देते हैं कि आखिरी बार 500 साल पहले एक हीरो बुलाया गया था और तब से लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी को बुला नहीं पा रहे हैं। सोमा तुरंत इस मुद्दे पर जोर देते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें सौंपने के बाद क्या होगा, क्या वे उसके बाद उनसे चीजें मानना बंद कर देंगे। ये सबको चुप कर देता है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे हीरो को बुलाकर उन्हें सौंपते नहीं रह सकते। राजा उलझन में दिखता है और सोमा तय करता है कि यह वह क्षण है जिसे उसे इस समस्या से बाहर निकलने के लिए उपयोग करना है। वो उन्हें देखता है और राजा से कहता है कि वह इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करेगा क्योंकि वह चुना हुआ नायक है जो उनके राज्य को क्रांति की ओर ले जाएगा। इस पर सभी हैरान हैं, लेकिन सोमा राजा से कहता है कि वह सभी वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करेगा और सब कुछ सही करेगा ताकि उनका राज्य अधिक पैसा उत्पन्न करना शुरू कर सके और अपने ही भार के नीचे न गिरे। तभी इस अद्भुत भाषण पर खुश होते हैं। राजा इसे आजमाने का फैसला करता है। ये सब कमरे के अंदर जाते हैं और सोमा को एहसास होता है कि उसके पास अभी कोई योजना नहीं है, लेकिन वह राजा और मंत्री के वित्तीय खातों को लेने का फैसला करता है। तो लगातार 3 दिन और 3 रातों तक उन्होंने राज्य के वित्तीय मामलों पर चर्चा की और आखिरकार वह किसी समाधान पर पहुंच गए। अगले दिन वे सभी एक विशाल दर्शकों के सामने इकट्ठा होते हैं जहाँ सोमा बहुत नींद से वंचित है और ऐसा लगता है कि वह किसी भी क्षण सो सकती है। राजा उसके बगल में खड़ा होता है और घोषणा करता है कि राजा ने यह तय किया है कि सोमा राज्य पर शासन करने के लिए अधिक उपयुक्त है और अब से राजगद्दी सोमा कुछ सौंप रहा है। इस क्रोसेस को हैरान है, लेकिन सोमा से ज्यादा कोई इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उसके ऊपर राजा गर्व से घोषणा करता है कि अपने सिंहासन के दावे को मजबूत करने के लिए उसने अपनी बेटी लिस की शादी सोमा से करने का फैसला किया है। तो सस्सी
कुछ ही पलों में सोमा की पूरी जिंदगी बदल गई और उसे अपने राज्य में रहने वाली सभी प्रजाजनों की जिंदगी बदलने का काम सौंपा गया। वो अपने कक्ष में बैठा है और काम के भारी बोझ के कारण बिना किसी ब्रेक या नींद के कागजी काम के भरे कमरे में काम करना शुरू कर देता है। अचानक की दरवाजा खुलने की आवाज सुनता है और एक सुंदर युवा महिला सैन्य पोशाक में बिना कुछ कहे अंदर आ जाती है। सोमा इतना थका हुआ है कि वह अपने काम से नजरें नहीं उठाता और उससे पूछता है कि क्या वह पढ़ी लिखी है। ये सुनकर लिज हैरान हो जाती है और गर्मजोशी से जवाब देती है कि वह बहुत पढ़ी लिखी है। फिर सोमा उससे कुछ गणित के सवाल पूछता है बिना देखे, और जब वह जवाब देती है तो वह उससे कागजी काम में मदद करने को कहता है। लिज उसके पास आती है और कहती है कि वह पूर्व राजा की बेटी से बात कर रहा है। ये सुनकर सोमा ऊपर देखा है और पूछता है कि वे सैन्य पोशाक क्यों पहने हैं। वह बताती है कि उसे लड़ाई का शौक था और वह मोर्चे पर मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को सेना में भर्ती कर लिया। वो उससे पूछी है कि उसने उसके पिता के साथ क्या किया, क्योंकि उसके पिता राजगद्दी नहीं छोड़ेंगे। सोमा गहरी सांस लेकर उसे बताता है कि उसे इस अजीब जगह पर बुलाया गया था और वह केवल राजा का साम्राज्य में भेजे जाने से बचना चाहता था, लेकिन उससे पिता प्रभावित हो गया और उसे राजा बना दिया। वो के आश्वस्त आता है कि ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि वह राजा नहीं बनना चाहता और बस वापस जाना चाहता है। वह उसे बताता है कि वह इस राज्य में 2 या 3 साल रहेगा, जब तक कि राज्य आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो जाता। वह यह भी कहता है कि सगाई की चिंता न करे, क्योंकि वह इसे कभी भी रद्द कर सकती है। लिज उसकी विनम्रता से प्रभावित होती है और उसे अधिक सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करने का निर्णय लेती है। वो उससे समझाता है कि वह पहले से ही अधिक पैसे जुटाने पर काम कर रहा है और उसने राज्य के खजाने से सभी बेकार गहने बेच दिए हैं, क्योंकि उनके देश को अभी खाने के लिए भोजन की जरूरत है, न कि उन गहनों की जो खजाने में बंद है। लिज को यह सुनकर झटका लगता है और वह उससे बताती है कि कई खजाने प्राचीन कलाकृतियां हैं जो बेहद कीमती हैं। सोमा उसे एक सूची दिखाकर शांत करता है जिसमें उसने वस्तुओं को छाटा है और कैसे उसने कोई राष्ट्रीय धरोहर या काला जादू की वस्तु नहीं बेची है। उसने केवल सोने और चांदी के गहने बेचे हैं। लिज अब अधिक शांत लगती है और उससे उसके अगली योजनाओं के बारे में पूछती है। सोमा जवाब देता है कि वह अभी के लिए कैओस किंगडम को पैसे नहीं भेजेगा, क्योंकि इस किंगडम में रहने वाले लोग अभी भी भूखे हैं और उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए। लिज सुझाव देते हैं कि पैसे सीधे कैओस साम्राज्य को भेजने के बजाय वो इसे अपनी सेना को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सोमा सोचता समझता है कि वह सही है। अगर वे पैसे को एम्पायर को देते हैं तो वे और मांगेंगे, लेकिन अगर वे इसे अपनी सेना में लगाते हैं तो वे उनका सामना कर सकते हैं। धीरे धीरे सोमा समझने लगता है कि यह दुनिया कैसे काम करती है। उसने राज्य का दौरा किया और जाना कि इसमें कई छुपी हुई संपत्तियां हैं। दिखने में यह राज्य एक बहुत पुरानी स्कूल जैसी जगह लगता है, जहां कोई आधुनिक तकनीक या उपकरण इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एहसास होगा कि इस राज्य में कई आधुनिक सुविधाएं एक अलग रूप में छुपी हुई हैं। उदाहरण के लिए बल्ब एक काफी आधुनिक आविष्कार है जिसने हमेशा के लिए प्रकाश की समस्या को हल कर दिया है। लेकिन इस दुनिया में न तो बिजली है और न ही बल्ब। हैरानी की बात है कि हर गली में कई स्ट्रीट लैंप है और रात में भी घरों में रोशनी होती है। ऐसा इस महाद्वीप के लोगों के पास विशेष जादू के कारण है। वे जब चाहे रोशनी, गर्मी और पानी बना सके, जो सोचने पर बहुत काम आता है। उसे एक पुजारी ले जाता है जो उसे मूर्ति पर हाथ रखने के लिए कहता है, यह दावा करते हुए कि अगर उसे जादू से लगाव है तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। उसने अपना हाथ उस मूर्ति पर रखा और अचानक वह वास्तविकता में खो जाता है और काले बैकग्राउंड के खिलाफ चमकदार रोशनी के धब्बे देखने लगता है। लेकिन उसे याद आता है कि उसने कोई एलएसडी नहीं लिया है, तो वह जल्दी से समझ जाता है कि यह जादू का काम होना चाहिए। जब वह होश में आता है, पुजारी उसे बताता है कि उसके पास जादुई प्रभाव अनंत है और उसे जादू का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इससे वह बेहतर होगा। वह अपने कक्ष में लौटा है जहां उसने पढ़ने लिखने वाले कर्मचारियों को काम पर रखा है। वह खुद कुर्सी पर बैठकर काम शुरू करता है, लेकिन पहले वह अपने जादू से खिलता है। वह अपनी चेतना को 3 पेन में स्थानांतरित करता है जो अपने आप कागजी काम करने लगते हैं। वह चौथे पेन के साथ कोशिश करता है लेकिन काम नहीं करता, जिससे उसे एहसास होता है कि 3 वस्तुएं उसकी सीमा है। कागजी काम करते समय लिज कक्ष में आती है और जादुई पेन देखकर हैरान होती है। वह उसे पूछती है क्योंकि उसने ऐसा जादू नहीं देखा, लेकिन सोमा कहता है कि उसने इसे अभी बनाया है। लिज को इस पर विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसने उसे काम पर लगने के लिए कहा और उसके ऊपर कागजी काम डाल दिया। वे सब अनगिनत घंटों तक काम करते रहते हैं, जब तक कि सोमा अपनी थकी हुई आंखों से देखता है कि वे सब थकान के कारण सो चुके हैं। वह लिज के पास जाता है जो सोफे पर प्यारे तरीके से सो रही है और उसके सिर से बाल हटाता है। लिज तुरंत जाग जाती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा था। सोमा कहता है कि वह बस देखने आया था कि वह सो रही है या नहीं। अगले दिन वो उसे कुछ दिखाना चाहता है और वे घोड़े पर सवार होते हैं। फिर रुकती है। आदमी को लगाम पकड़नी थी, लेकिन सोमा घोड़े की पीठ पर बैठा है। उसकी कमर कसकर पकड़े हुए है क्योंकि उसे घोड़ा चलाना नहीं आता। वे एक रोमांटिक सवारी पर जाते हैं जो सफेद से ढके मैदान के पास समाप्त होती है। वे उतरते हैं और सोमा लिज के साथ चलते हुए उसे खेत दिखाता है। बताता है कि उनके पूरे देश में ऐसे ही कपास के खेत हैं जो लगभग बेकार हैं। वो बताते हैं कि एक समय था जब कपास कीमती वस्तु थी, इसलिए किसानों ने इसे बड़े पैमाने पर उगाने का फैसला किया ताकि वे निर्यात कर सकें और पैसा कमा सकें। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे राज्य ने अन्य फसलों के बजाय कपास का उत्पादन शुरू कर दिया। ये ठीक होता क्योंकि कमाए गए पैसे से वे आसानी से खाना आयात कर सकते थे। लेकिन समस्या तब हुई जब अन्य देशों ने भी कपास उगाना शुरू कर दिया।
जिससे आपूर्ति बढ़ गई जबकि मांग इतनी नहीं थी, जिससे कपास का संकट हुआ और उनकी कीमतें बहुत कम हो गई। यही कारण है कि उनका देश इतनी बुरी अकाल से गुजर रहा है और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लिस उदास दिखती है क्योंकि उसे इस देश का नेता होना था और फिर भी उसे इस फियास्को की जानकारी नहीं थी। वो उससे माफी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि देश को उसकी पुरानी शान में लाने में मदद करनी चाहिए। वे डाइनिंग हॉल में लौटते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। तभी अर्च नाम का आदमी खुद को गार्ड्स का लीडर बताता है। वो उनके साथ बैठता है और सोम से पूछता है कि क्या वह कुछ कर सकता है। लिस और सोमा बाद में चाय पीते हैं। चाय सोमा को अचानक एक विचार आता है और वह लिस से पूछता है कि क्या उनके पास किसी प्रकार का प्रसारण उपकरण है। सोमा उसे बताता है कि यह रणनीति अक्षम है और वे शायद प्रतिभाशाली व्यक्तियों को खो रहे हैं। वो पूछता है कि उनके राज्य में साक्षरता दर कितनी है, जिस पर वह जवाब देती है कि यह लगभग 30% है। वह उसे देखता है और बताता है कि सिर्फ लिखित परीक्षा ये नहीं बता सकती कि कोई व्यक्ति कितना प्रतिभाशाली है। ये व्यक्ति की योग्यता है जो महत्वपूर्ण है, न कि वो कितना साक्षर है। वह उसे बताता है कि ये परीक्षाएं उच्च रैंकिंग वाले रईसों द्वारा लागू की जाती हैं, जिनके पास अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ अकादमियों में भेजने का प्रभाव और पैसा होता है। ये क्लासिक भाई भतीजावाद है। वह हैरान हो जाती है और पूछती है कि वह क्या करेगा। वह कहता है कि उसे जल्द ही पता चलेगा। अगले दिन वह लेस के साथ प्रसारण उपकरण के सामने खुद को तैनात करता है और पूरे राज्य में प्रसारण शुरू करता है। वह अपने प्रजाजनों को बताते हैं कि वो उन्हें अपनी जिंदगी बदलने का एक अच्छा मौका देने जा रहे हैं, जिससे सबका ध्यान खिंच जाता है। वह उन्हें बताता है कि वह उच्च योग्यता या कौशल वाले लोगों के लिए एक खुला राउंड प्रस्तावित कर रहा है और कुछ भी मायने नहीं रखता वे साक्षर या निरक्षर, अमीर या गरीब हो सकते हैं। मायने रखा है उनकी कौशल और योग्यता। जैसे ही आर्क राजा का परिचय कराता है, सभी झुक जाते हैं सिवाय एक लंबी काली लड़की आयशा के। वह कहती है कि वह योद्धा एल्व्स के कबीले से है और वे बिना कसम खाए नहीं झुकते। आर्क गुस्सा होता है और उसे झुकने को कहता है, लेकिन सोमा उसे रोकता है और जाने देने को कहता है। वह जल्दी से अपनी विशेष जादू का उपयोग करके इन एल्व्स के बारे में सब कुछ दूर से पढ़ लेता है और समझ जाता है कि वे अपनी युद्ध क्षमता के लिए बहुत प्रसिद्ध और डरावने हैं और उन्हें उत्कृष्ट योद्धा माना जाता है। उसे बताती है कि वह अपने कबीले की बेहतरीन योद्धाओं में से एक है, जिससे वह पूरे राज्य की बेहतरीन योद्धाओं में से एक बन जाती है। फिर वह सोमा से पूछती है कि क्या वो उसकी मदद कर सका है। वह हैरान हो जाता है और नहीं जानता कि क्या कहे, लेकिन एल्फ उसे बताता रहता है कि किसी कारणवश वह पवित्र जंगल जहाँ वे रहते हैं बिना किसी कारण के इसी से खराब हो रहा है। उसके अनुसार वह और उसके कबीले के लोग जंगल का अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वह मर रहा है और उन्हें नहीं पता क्यों। वह ये भी जोती है कि उसे सुना है कि सोमा एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और शायद जंगल को बचाने के लिए एक रणनीति बना सकता है। सोमा उलझन में दिखता है, लेकिन वह जल्दी से सोचने लगता है और पूछता है कि क्या वे जंगल में पतले हैं या नहीं। ऐशा उसे खाली नजरों से देखती है और पूछती है कि उसका क्या मतलब है। सोमा को एहसास होता है कि ये तकनीकें शायद आधुनिक हैं और वह उसे समझाता है कि जब जंगल को अपने आप बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है तो पुराने पेड़ चित्र को ढक लेते हैं, जिससे जमीन तक धूप नहीं पहुंचती और कोई पौधे नहीं उग पाते। पूरा फर्श मर जाता है और कोई युवा पौधे नहीं होते जो पुराने पेड़ के गिरने पर उसकी जगह ले सके। इसी क्षेत्र कटाव और अन्य प्राकृतिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अचानक एशिया उसके सामने झुक जाती है और कहती है कि वह अपना जीवन सोमा को समर्पित कर रही है और उसके लिए लड़ने और मरने को तैयार है। वो उसे अनुरोध करती है कि उसे बॉडीगार्ड के रूप में स्वीकार करे और जंगल को पुनर्स्थापित करने में मदद करे। सोमा उसे स्वीकार करता है और अगली लड़की जो ट्रायल के लिए आती है वह खूबसूरत नौकरानी जुना है। वह राज्य में मौजूद सबसे खूबसूरत लोगों में से एक मानी जाती है और उसे अब तक की सबसे बेहतरीन गायिका माना जाता है। मंत्री के अनुसार जोना जलपरियों की वंशज है जो बेहद खूबसूरत होती थी और अपनी आवाज से नाविकों को गलत दिशा में बहकाकर जहाजों को तबाह कर देती थी। सोमा को एहसास होता है कि अगर यह सच है तो गाना उसके खून में होना चाहिए। वो उसे बुलाता है और सभी के लिए गाना गाने के लिए कहता है। वह कहती है कि उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके गाने उदास होते हैं। सोमा पूछता है कि क्या वह एक बार सुनकर गाना याद कर सकती है और वह हाँ कहती है। सोमा जल्दी से फोन निकालता है और उसे एक ईयरफोन देता है। उससे गाना पसंद आता है और यह वाइब चेक पास कर लेता है। उसने ईयरफोन सोमा को वापस कर दिया। तभी लोग उस नई डिवाइस को देखकर हैरान हो गए जो सोमा ने अभी अभी अपनी पैंट से निकाला था।
फिर वह तैयार होती है और खूबसूरती से गाना गाती है और प्रदर्शन के बाद हर कोई उसकी गायकी की सराहना करता है। सोमा उसे बताता है कि वह उसकी इस क्षमता से प्रभावित है कि वह गाना सुनकर याद कर लेती है और गा लेती है। अगला व्यक्ति पोंचो नाम का मोटा बेवकूफ घबराया हुआ है और पसीना बहा रहा है। वह उठता है और बच्चों के राजा को संबोधित करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी टांग पर ठोकर खाकर गिर जाता है। फिर वह उठता है और बताता है कि उसकी खासियत यह है कि वह बहुत बड़ा पेटू है और उसने इस देश के लगभग हर पकवान का स्वाद चखा है। उसे उम्मीद थी कि सोमा उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन हैरानी की बात है कि सोमा तुरंत आकर उसका हाथ मिलाता है और कहता है कि वह उसके जैसे किसी का इंतजार कर रहा था और उसे काम पर रखने में बहुत खुशी है। वह पोंचो से कहता है कि जब राज्य अकाल से जूझ रहा है तो उसकी क्षमताएं महत्वपूर्ण हैं। इससे पोंचो का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह रोने लगता है, ये कहते हुए कि उसकी पूरी जिंदगी उसे मोटा कहा गया है, क्योंकि सच है तो वह है। हालांकि सोमा अलग सोचता है और उसे बताता है कि वही उनके देश को अकाल से बाहर निकालकर समृद्धि की ओर ले जाएगा। अगला उम्मीदवार एक इमो लड़का निकलता है जो सोमा के पास आता है और खुद को कास के रूप में परिचित कराता है। वो सोमा से कहता है कि जब सोमा दूसरों का मूल्यांकन कर रहा था तब वह उसका मूल्यांकन कर रहा था। वह राज्य के सबसे बेहतरीन दिमागों में से एक माना जाता है और हर तरह के साहित्य को पढ़ने का दीवाना है। वो बहुत जानकार है, जिसे सोमा उसकी बातों से समझ जाता है। वह कास से पूछता है कि उसका निर्णय क्या था और क्या सोमा राजा बनने के लायक है। कास ठंडे तरीके से जवाब देता है कि यह सब सोमा के एक निर्णय पर निर्भर करता था। ये इस पर निर्भर करता था कि सोमा सोचता था कि फैट बेकार है या नहीं। अगर उसे लगता कि फैट ही बेकार है तो वह एक योग्य राजा नहीं होता, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके राज्य को भी सबसे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन फैटी के आने के बाद वह बेहद उत्साहित था। इससे उसे विश्वास हुआ कि सोमा के पास वास्तव में कुछ दिमाग और वह सिर्फ कोई नहीं है। असर में कास जितने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोम से उनके लेफ्टिनेंट बनने और सलाहकार बनने के लिए कहा। ओमकार की निर्णय लेने की क्षमताओं से प्रभावित होते हैं और उन्हें अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लेते हैं। आखिरी व्यक्ति जो सामने आता है वह एक लोली है जिसका नाम टोमो है। वह एक भेड़िया लड़की है जो हर नस्ल के सभी जानवरों से बात करने में सक्षम मानी जाती है। वो बहुत घबराई हुई लगती है और मुश्किल से अपने लिए लिज कहती है कि भेड़िया कबीले के सदस्य उनके राज्य में नहीं दिखते, जिस पर सोमा कहता है कि वह शरणार्थी हो सकती है। वो उससे बोलने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं बोलती और डर जाती है। सोमा सिंहासन से उतरकर उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या गलत है। वो उसके कान में फुसफुसाती है कि कुछ बुरा हो रहा है और कुछ ऐसा कहती है जिससे सोमा चौंक जाता है। सोमा जल्दी से खुद को संभालता है और सामान्य दिखता है, उठता है और सिंहासन की ओर लौटे हुए कहता है कि वे सभी अभी के लिए जा सकते हैं, लेकिन वह निम्न वर्ग लोगों को अपने कक्ष में देखना चाहता है। टोमो, लिज, आर, सोमा और मंत्री सभी सोमा के कक्ष में इकट्ठा होते हैं, जबकि टोमो एक सोफे पर बैठी होती है। सोमा बाकी लोगों से पूछता है कि क्या उन्होंने सुना कि टोमो ने उसके कान में क्या कहा, लेकिन सभी से हिलाते हैं, ये कहते हुए कि यह मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी और कोई नहीं सुन सका कि उसने क्या कहा। सोमा ने राहत की सांस लिए जानकर कि राज्य में किसी और ने इसे नहीं सुना, क्योंकि यह सब जगह प्रसारित हो रहा था। और बाकी लोगों से कहता है कि जो वह बताने जा रहा है उसे गुप्त रखना होगा, क्योंकि यह राज्य को हिला सकता है। आखिरकार वह खुलासा करता है कि लोली ने उसे बताया कि वह जानवरों और राक्षसों से बात कर सकी है। राक्षसों से मिस पूरी तरह से हैरान है और सोमा से कहती है कि यह जरूर कोई गलती है, क्योंकि राक्षस एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो किसी भी अन्य जाति की भाषाओं से बहुत अलग है और उनके अपने गिल्ड के अलावा कोई भी जीवित व्यक्ति उनकी भाषा को समझने में क्रिश्चियन है। सोमा उसे देखता है और कहता है कि यही कारण है कि टोमो शायद पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक है। लिज ने टोमो से पूछा कि उसे कब पता चला कि वह राक्षस जाति से बात कर सकती है, और वह जवाब देती है कि कुछ समय पहले जब वह जंगल में थी तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी और वह जांचने चली गई। अपने डर के मारे उसने देखा कि एक राक्षस जाति का व्यक्ति जो छोटा है और जिसका सिर कुत्ते का है, उससे जब राक्षस ने उसे अपनी भाषा में चुप रहने को कहा तो वह मदद के लिए चिल्लाने लगी, जिसे वह समझ गई और डर के मारे चिल्लाना बंद कर दिया। राक्षस हैरान हो गया और पूछा कि क्या वह समझ सकती है कि वह क्या कह रहा है। उसने जवाब दिया हाँ। अचानक वे कुछ आवाजें सुनते हैं और राक्षस उसे भागने के लिए कहता है, क्योंकि अगर बाकी ने उसे देख लिया तो वे उसे मार देंगे। वो आखिरी बात था जब उसने उससे देखी, जिससे ही वह भाग गई। लिज सोमा से पूछती है कि क्या वह इंसानों और राक्षसों के बीच समझौता करने की योजना बना रहा है, क्योंकि यह असंभव है। उन्होंने अनगिनत इंसानों को मारा है, लेकिन सोमा कहता है कि इंसानों ने भी अनगिनत राक्षसों को मारा है। वो सुझाव देता है कि यह युद्ध एक गलतफहमी हो सकता है, क्योंकि कोई भी पक्ष एक दूसरे को नहीं समझ सकता। लिज सोचती है और महसूस करती है कि वह सही हो सकता है। वह अर्थ से कहता है कि टोमो को तुरंत शाही सुरक्षा दी जाए और वह सुरक्षित रहे। हालांकि मंत्री उन्हें बताते हैं कि इसे उस पर और अधिक ध्यान जाएगा, क्योंकि टोमो जैसी गरीब लड़की के लिए हर मोड़ पर शाही गार्ड्स का उसकी सुरक्षा करना अजीब होगा। सोमा इस पर सोचता है, समझता है कि वह सही है और यह सोचने लगता है कि क्या किया जा सकता है। मंत्री सुझाव देते हैं कि वह टोमो को गोद ले सकते हैं, लेकिन फिर एहसास होता है कि उन्हें पहले शादी करनी होगी। तो सोमा सुझाव देता है कि लिज के पिता टोमो को गोद ले लें, जिससे उसे हमेशा शाही सुरक्षा मिल सके। हालांकि टोमो उन्हें देखती है और बीच में बोलती है कि इसका परिवार पहले से ही शरणार्थी शिविर में है और वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। टोमो मुस्कुराते हुए उसे बताता है कि गोद लिए जाने पर टोमो के माता पिता राजा के रिश्तेदार बन जाएंगे और महल में रहने लगेंगे। वह खुशी से चिल्लाती है और उनके लिए धन्यवाद देती है।
बाद में जब सोमा लिस के कमरे में आराम कर रहा था तो उसे बताया गया कि पोंचो अपनी खोज से वापस आ गया है और वह तुरंत लिस के साथ उसे मिलने चला गया। उन्होंने भी बैठकर पोंचो को धन्यवाद दिया कि उसने उसे अपने शाही वाइबर्न का उपयोग करने दिया, जिससे सब कुछ इकट्ठा करना बहुत आसान और तेज हो गया। पोंचो द्वारा लाया गया अगला व्यंजन उन सभी को भयभीत कर देता है, एक सॉन्स्टिकर। ये सब घिनौना लग रहा था, लेकिन पोंचो एक एप्रन पहनता है और काउंटर टॉप पर स्लाइम को बेलकर चपटा करता है और उन्हें छोटे नूडल जैसे स्लाइस में काटता है। फिर उन्हें पानी में उबालता है, साथ में नमक डालता है और कुछ सब्जियां और स्टॉक मिलाता है। यह उत्पाद बाकी लोगों को बेस्वाद लगता है, लेकिन सोमा कहता है कि यह डिश उसके दुनिया की रेमन जैसी दिखती है और खाने के लिए बैठ जाता है। उसने इसका एक टुकड़ा लिया और यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि इसका स्वाद भी रेमन जैसा है और वह शोर मचाते हुए खाने लगा। पात्र ने भी इसे आजमाया और आंसू देने लगी। अंत में उनका प्रसारण समाप्त होता है और यह सफल साबित होता है क्योंकि जल्द ही क्षेत्र के हर रेस्तरां ने उन व्यंजनों को परोसना शुरू कर दिया जो उन्होंने दिखाए थे और जल्द ही उन्होंने नई और रोमांचक व्यंजन बनाने के लिए चीजों को मिलाना शुरू कर दिया। ये सिंहासन कक्ष में एक गार्ड द्वारा बुलाया जाता है तो उसे बताता है कि प्रधानमंत्री राजा से मिलने की जिद कर रहे हैं। सोमा अदालत कक्ष में जाता है। वहाँ से काज और प्रधानमंत्री दोनों झुके हुए मिलते हैं। वो उन्हें उठने और अपनी बात कहने के लिए कहता है। प्रधानमंत्री से बताते हैं कि उन्हें लगता है कि उसे पूर्व राजा के उदाहरण का पालन करना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देकर नए खून को चौड़ने का मौका देना चाहिए और पुरानी पद्धति का पालन करने के बजाय नई तकनीकों के साथ स्थिति को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि ये आम कथा नहीं दिख रहा है। सोमा इस अचानक इस्तीफे से हैरान है और उनसे उनके उत्तराधिकारी के बारे में पूछता है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो उनकी जितना स्मार्ट और समझदार हो। हालांकि मंत्री सोमा से कहते हैं कि चिंता न करें, क्योंकि वह काज को अपना शिष्य बना सकते हैं और मानते हैं कि वह प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए तैयार और भविष्य में बेहतरीन काम कर सकते हैं। सोमा काज को देखता है और समझता है कि वह इस काम के लिए सही उम्मीदवार हो सकता है। वह मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करता है और काज को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। काज सोमा को देखता है और धन्यवाद देता है, फिर उसे दिन की छुट्टी लेने के लिए कहता है, क्योंकि वह लगातार काम कर रहा है और अगर वह ऐसे ही काम करता रहा तो थक जाएगा। इससे आसपास के लोगों की उत्पादकता घटे। शुरुआत में सोमा छुट्टी लेने में हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि बहुत काम बाकी है, लेकिन काज उसे बताता है कि उसे छुट्टी लेनी चाहिए और बाकी काम अगले दिन कर सका है। सोमा उसकी सलाह मानता है और लिस के साथ डेट का इंतजाम करता है, इसमें आयशा उन्हें एस्कॉर्ट करती है। लिस पहले हैरान होती है कि सोमा छुट्टी ले रहा है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। सोमा कहता है कि सब ठीक है और वह बस एक शाम आराम करना चाहता है। लिस कहती है कि उन्हें राजा और रानी के रूप में बाहर नहीं जाना चाहिए। वो मिलिट्री स्कूल यूनिफॉर्म निकालती है और उसे देती है, जबकि वह खुद भी पहनती है। वे आयशा को सुरक्षा के लिए लेते हैं और शहर में जाते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद वे जोना के कैफे में जाकर एक बूथ में बैठकर कुछ स्नैक्स का आनंद लेते हैं। अपनी सीटों पर आराम करते हुए और राज्य के बारे में बात करते हुए वे पास की मेज से एक जोरदार बातचीत सुनते हैं, जहाँ एक लोमड़ी लड़की और एक लाल बालों वाला लड़का बैठा है। वे गरमागरम बेस कर रहे हैं और वे इतने जोर से बोल रहे हैं कि सोना उनकी पूरी बातचीत सुनने से खुद को रोक नहीं पा रही है। लड़के का हमले। वे फिर से बात करने लगते हैं और हेल्की से कहता है कि उसे नए राजा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वह खुद युवा और अनुभवहीन लगता है। तो वह किसी ऐसे का अनुसरण क्यों करे जो उसकी उम्र का और शायद युद्ध में कम अनुभवी है। हालांकि केट उससे चुप रहने के लिए कहती है और बताती है कि नया राजा बुद्धिमत्ता और रणनीति में जबरदस्त लगता है और अच्छा काम कर रहा है। हालांकि हम युवा लड़के का खून है और वह केवल युद्ध चाहता है ताकि वह खुद को साबित कर सके और सम्मान कमा सके। उसे बताता है कि वह कारमेन के ड्यूक के पास जाने और उसकी सेना में शामिल होने की योजना बना। केट को यह सुनकर डर लगता है और वह उसे कहता है कि ऐसा मत कहना, क्योंकि कारमेन के ड्यूक बिना कारण नए राजा के खिलाफ विद्रोह में है। हालांकि उस पर चिल्लाता है कि वह वही करेगा जो उसे सही लगेगा और उसे नहीं लगता कि नया राजा कुछ भी बनने के लायक है। सोमा उनके टेबल के पास आता है और सीधे हाल से पूछता है कि उसे नया राजा क्यों पसंद नहीं है। हल उसकी ओर देखता है और पूछता है कि वह कौन है, लेकिन टीसी सोमा को देखते ही पहचान लेती है और घबरा जाती है। वे सब एक अलग टेबल पर बैठते हैं और फिर से बात करने लगते हैं। हल फिर से सोमा के सामने आने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि वह कौन है, लेकिन आयशा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके चेहरे को दबा देती है। सोमा उसे छोड़ने को कहता है क्योंकि इतना काफी है, जबकि कैडे डरती है कि हल को चोट लग जाएगी। सोमा फिर हल से पूछता है कि क्या वह उसे नहीं पहचानता। हल तुरंत समझ जाता है कि सोमा राजा है और उसकी आवाज का लहजा बदल जाता है। सोमा पूछता है कि वह कारमेन के ड्यूक के पास क्यों जाना चाहता है, लेकिन हल कुछ नहीं कहता। सोमा उसे देखता है और कहता है कि वह हल को अपने साथ रहने के लिए नहीं कहेगा। अगर वह कारमेन के ड्यूक के पास जाना चाहता है तो उसे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वे आपका अनुसरण करे। हालांकि सोमा उसके साथ एक मानसिक खेल खेलता है, क्योंकि वह हल और कीट दोनों की अंतर्निहित भावनाओं को समझता है। वो उसे बताता है कि उसे समझना होगा कि एक बार जब वह विपरीत पक्ष पर होगा तो उसे कैडे के खिलाफ लड़ना होगा, और अगर वो उससे आमने सामने की लड़ाई से बचता है तो कोई और करेगा, और अगर वह घायल हो जाती है तो उसकी सेना उसे उसकी रक्षा करने की अनुमति नहीं देगी। अगर वह मर रही है और बचाई जा सकती है तो भी उसकी सेना उससे ऐसा करने की अनुमति देगी और वे इसे डिजिटल मानेंगे। हल चुपचाप सोचता है और तय करता है कि वह सोमा या कैडे के खिलाफ नहीं जाएगा। सोमा खुश होकर धन्यवाद देता है और चला जाता है। अगले दिन वह लिस के साथ चाय पीते हुए बैठता है और उसे बताता है कि वह अपनी काली जादू में अच्छा हो रहा है और अब 4 निर्जीव वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि वो कुछ कह पाती,
उससे पहले ही उसे कोर्टरूम में बुला लिया गया क्योंकि मैग्ना हाउस के प्रमुख उनसे मिलने आए थे। सोमा तुरंत उनसे मिलने जाता है और हल को पाता है, जिसके चेहरे पर कई चोटें हैं। ग्लेव और कीट वहां मौजूद सभी लोग से झुकाए हुए हैं। वह सिंहासन पर बैठा है और ग्लेव तुरंत सोमा से माफी मांगने लगता है। उसे बताता है कि उसे नहीं पता था कि हॉल ने वो सब बातें कही थी और उसे केवल के ने बताया था। बाद में वह सोमा से कहता है कि उसने अपने बेटे को अनुशासित किया और अनुरोध करता है कि वह सख्त कार्रवाई न करे। वह वादा करता है कि सोमा को मैग्ना परिवार का अटूट समर्थन है और वे हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहेंगे। सोमा उसकी वफादारी के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि उसका हल को सजा देने का इरादा नहीं है। और ग्लेव ने पहले ही कहा। वह ग्लाइवे को बताता है कि वह कायदे को अपने शाही गार्ड में जादूगर बनाएगा और हल को शाही सेना में अधिकारी ताकि वे करीब रह सके और समर्थन कर सके। कई दिनों बाद आखिरकार कागजी काम का बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है और बाकी का काम सोमा के डार्क मैजिक से किया जा सकता है, इसलिए हमें और जनशक्ति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब वह सभी को बुलाता है जो कागजी काम में लगे रहे हैं, और जब वे इकट्ठा होते हैं तो वह उन्हें बताता है कि वे राज्य का असली खजाना है और उन्हीं की वजह से वह अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकता है, जो राज्य के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकता है और खाद्य संकट हल कर सकता है। वह उन्हें उनके काम के लिए हफ्ते की छुट्टी लेने को कहता है। वह कहता है कि वह उन्हें अतिरिक्त पैसे देता, लेकिन अभी राज्य के पास पैसे की कमी है, इसलिए वो उन्हें शाही वाइन सेलर में जाने के लिए कहता है, जिसमें अद्भुत और गहरे स्वाद वाली पुरानी वाइन है। वो उन्हें बताता है कि वे एक पूरी बोतल ले सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं, इसे बेच सकते हैं या पी सकते हैं, यह उन पर निर्भर है। इस पर सभी लोग खुश होते हैं, सोम का धन्यवाद करते हैं और वाइन सेलर की ओर दौड़ पड़ते हैं। लिज शेन से पूछती है कि क्या उन्हें एक हफ्ते की छुट्टी देना सही था, क्योंकि अभी भी कई काम बाकी हैं। सोमा उसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि काम अच्छे से चल रहा है। वह उसे बताता है कि वह एक गांव के किनारे पर एक बंदरगाह बनाने की योजना बना रहा है, जो एक रणनीतिक गंतव्य होगा, राज्य में व्यापार को बढ़ावा देगा और कई लोगों को रोजगार देगा। वह उसे बताता है कि अन्य देशों के जहाजों को उनके राज्य में व्यापार के लिए कर चुकाना होगा और इससे अवैध व्यापार कम होगा। इसके अलावा वह किसी भी जहाज पर कम कर लगाएगा जो बंदरगाह पर सस्ती खाद्य फसलों का व्यापार करने आया है, जिससे देश में खाद्य कमी की समस्या कम होगी। वो उसे समझाता है कि सब कुछ मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है और अभी खाद्य फसलों की मांग अपने उच्चतम स्तर पर है जबकि आपूर्ति शून्य है। अगले दिन सोमा, लिज और आयशा उस छोटे गांव जाते हैं जहां निर्माण होना है। आर पहले से ही वहां है और उसने सभी के लिए तंबू लगा दिए हैं। वो सोमा का स्वागत करता है और जब वह पूछता है कि क्या निर्माण में कोई समस्या आई है, तो आर जवाब देता है कि गांव के कई बुजुर्ग किसी भी कीमत और उनके गांव के किनारे बंदरगाह बनाने के खिलाफ सलाह दे रहे हैं। जब वह कारण पूछता है तो आर बताता है कि बुजुर्ग एक पुरानी कथा में विश्वास करते हैं जो कहती है कि अगर उस क्षेत्र में कुछ बनाया गया तो जल देवता एक जल राक्षस भेजकर पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देंगे। सोमा दिलचस्पी दिखाता है और आर्क से कहता है कि उसे उन बुजुर्गों के पास ले जाए जिन्होंने यह कहा था। आर्क उसे एक घर में ले जाता है जहां सोमा एक बुजुर्ग से मिलता है और वे बात करने बैठते हैं। बुजुर्ग फिर से सोमा को सलाह देते हैं कि अगर वो वहां बंदरगाह बनाएगा तो जल देवता बदला लेंगे और क्षेत्र को नष्ट कर देंगे। सोमा पूछता है कि जल देवताओं ने कब कुछ नष्ट किया और उन्हें कैसे पता चला। बुजुर्ग जवाब देते हैं कि यह तब हुआ था जब उनके दादा यहाँ रहते थे। किंवदंती के अनुसार समुद्री राक्षस के आने से पहले जमीन हिलने लगती है और फिर राक्षस समुद्र से आता है और सब कुछ निगल जाता है। सोमा इसके बारे में सोचता है, दिन खत्म करने का फैसला करता है और अपने किले लौटता है। वह काज और अर्किन को अपने कक्ष में बुलाता है जहां वे इस समस्या पर चर्चा करते हैं। काज सोमा से पूछता है कि क्या वह मिथक पर विश्वास करता है, लेकिन सोमा कहता है कि वह समुद्री राक्षस पर विश्वास नहीं करता, पर मिथक कुछ सच्चाई पर आधारित होते हैं। वह उन्हें बताता है कि उसने निर्माण स्थल बदलने का फैसला किया है और वह पूरे क्षेत्र को चिन्हित करेगा, जिसे ग्रामीण शापित मानते हैं। काज को विश्वास नहीं होता और वह पूछता है कि क्या वह किसी पौराणिक समुद्री देवता से डरता है। सोमा झूठ बोलता है कि उससे समुद्री देवता की चिंता नहीं है, लेकिन वह मानता है कि लोग जिसे समुद्री राक्षस कह रहे हैं वह सुनामी है और जब वे कहते हैं कि धरती हिलती है तो वे इसे भूकंप समझने में गलती कर रहे हैं। वो मानता है कि भूकंप के बाद ये क्षेत्र उसके सुनामी के लिए बहुत संवेदनशील हो सकता है और वह आगे की सोच के एक ऐसा बंदरगाह नहीं बनाना चाहता जो बहुत आपदा प्रवण हो। सोमा की निर्माण योजनाएं शुरू होती है और हावेल सारा शारीरिक श्रम करके थक जाता है, इसलिए वह कड़वाहट से शिकायत करने लगता है। कैटे से पूछता है कि निषिद्ध सेना का सड़क निर्माण से क्या लेना देना है। केटी से चुप रहने और काम पर लौटने के लिए कहती है, साथ ही चेतावनी देती है कि वो उसे नाम से न बुलाए क्योंकि वह उसकी बॉस है। वह फिर समझाती है कि सेना ज्यादातर निर्माण कार्य इसलिए कर रही है क्योंकि बहुत सारी सड़कों का निर्माण करना है और जनशक्ति की कमी है, इसलिए प्रगति करने का एकमात्र तरीका उन्हें परियोजना में शामिल करना होगा। दोपहर के खाने में हेल एक स्वादिष्ट बर्गर का स्वाद लेता है जो सोमा ने बनाया था और केडी उसे बताती है कि बर्गर में ताजी सब्जियां पास के गांव से आई हैं, नई बनी सड़क के कारण। वह आगे बताती है कि सड़कों के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आ रही है क्योंकि अब आपूर्ति बढ़ गई है और हल उनके राजा की अरानी दूरदर्शिता से चकित है। उसी समय सोमा लिस के साथ आता है, दोनों को चौंकाते हुए, और हल तुरंत राजा को अलामी देने के लिए खड़ा होता है, लेकिन वो उसे औपचारिकता छोड़कर नाम से बुलाने को कहता है क्योंकि उसे अपनी उम्र का कोई साथी मिला है जिससे वह खुलकर बात कर सकता है।
नई सड़क पर चलते हुए सोमा लिस को सड़क निर्माण की प्रक्रिया समझाता है। वो उसे सड़कों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री बताता है। स्ट्रीट लैंप दिखाता है जो रात में चमकदार कई पौधों से संचालित होते हैं, और पेड़ दिखाता है जो जंगली जानवरों से गांव की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। अचानक एक संदेशवाहक पक्षी उनकी चर्चा में बाधा डालता है और ऐशा को देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। पार्ट 3 के लिए वेट करें।